नमस्कार। भूमि आईएएस के स्पेशल प्रोग्राम यूपी स्पेशल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोगों ने यूपी स्पेशल की क्लास आपके लिए संचालित किया है और पिछले कई दिनों से हम लगातार यूपी स्पेशल की क्लास आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अभी तक यूपी स्पेशल में हम कुल मिलाकर के 4 चैप्टर आपके साथ कंप्लीट कर चुके हैं। इन 4 चैप्टरों में जो परिचय हमारा था इस प्रकार है कि पहला जो चैप्टर हमारा था वो उत्तर प्रदेश के राजनीतिक और प्रशासनिक परिचय से संबंधित था, जिसके कुल 2 पार्ट हमने कंप्लीट कराए थे। दूसरा जो हमारा सेगमेंट था वो उत्तर प्रदेश के प्रमुख संस्थान, संगठन और संग्रहालय से संबंधित था, जिसमें हम कुल 3 लेक्चर में आपकी क्लास कंप्लीट कराए थे। तीसरा जो हमारा चैप्टर रहा वो उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक परिचय से रहा, जिसमें फिर हमने 3 लेक्चर में आपकी क्लास कंप्लीट कराई। चौथा जो हमारा चैप्टर अभी लास्ट में कंप्लीट हुआ वो था उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक ऐतिहासिक स्थल और पर्यटन तथा पर्यटन स्थल से संबंधित विषय, जिसमें कुल हमने 2 सेगमेंट आपके साथ कंप्लीट किए। तो इस तरीके से हमने कुल 10 लेक्चर अभी तक आपके यूपी पीसीएस में हमने आपके साथ शेयर किए और इन 10 लेक्चर्स में हमने मैक्सिमम पोर्शन को, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को यूपी पीसीएस 2021 के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, सेगमेंट्स को, पीडीएफ्स को, इंफॉर्मेशन को आपके साथ शेयर किया। और जितनी भी क्लास हो चुकी है उन सभी क्लासों से रिलेटेड जो पीडीएफ मटेरियल्स हैं वो आपको मिल भी रहे होंगे हमारे टेलीग्राम चैनल भूमि आईएएस से। जितने भी हमारे लिंक हैं, माध्यम है आपको हमसे कनेक्ट करने के, वो सब हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। वहाँ से आप हमसे कनेक्ट होइए और इस सारे क्लासेस के जो लेक्चर्स हैं, सारे क्लास के जो पीडीएफ मटेरियल्स हैं और किसी भी शैक्षणिक इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल भूमि आईएएस को ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम जो आपके साथ शेयर करेंगे वो उत्तर प्रदेश का विशेष का चैप्टर 5 कंप्लीट करेंगे। और ये चैप्टर 5 का जो हमारा विषय है वो है अनुसूचित जनजातियां। तो चैप्टर 5 में हम उत्तर प्रदेश की प्रमुख अनुसूचित जनजातियां कौन सी हैं, वो उनका निवास स्थान कहाँ है, वो कहाँ पाई जाती हैं, उनको लेकर के उत्तर प्रदेश में क्या प्रोग्राम है, उनके क्या परिचय हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनसे क्वेश्चन कैसे बने हैं, इस सारे मुद्दों पे हम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपके साथ चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम थोड़ी सी एक बात आपको बताना चाहेंगे कि जब हम बात करते हैं अनुसूचित जनजातियों की तो खासकर पॉलिटी के सेगमेंट में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और उत्तर प्रदेश पीसीएस के इस सेगमेंट से भी कथन कारण और एक जो 4 सेगमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं वहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं आपको इंफॉर्मेशन के रूप में देना चाहता हूं कि अनुसूचित जनजातियां जो है ना, हमारे भारतीय मूल संविधान में कहीं भी अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित नहीं किया गया है। ये बिल्कुल क्लियर रहिए, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित किया गया है, ये सही है या गलत, तो आप बिल्कुल क्लियर रखिए कि भारतीय मूल संविधान में कहीं भी अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित नहीं किया गया है। फिर सवाल उठता है फिर अनुसूचित जनजातियों को दर्शाया कैसे जाता है, कौन अनुसूचित जनजातियां होंगी, ये कैसे पता चलेगा, कैसे उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति अनुसूचित है ये कैसे डिसाइड किया गया, कैसे डिसाइड किया जाता है, इनको लेकर के जो आयोग बने हैं, इनको लेकर के जो मंत्रालय बने हैं, फिर वो किस आधार पर काम करते हैं। तो इन सब की रूपरेखा भारतीय संविधान में दिए गए 2 आर्टिकल से तय होती है, जिसमें पहला आर्टिकल जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आर्टिकल 366-25। आर्टिकल 366-25 का मतलब यह है कि जो मुख्य आर्टिकल है वो 366 है और इस 366 का जो खंड 25 है उसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 25 में कहा गया है कि भारत में उनको अनुसूचित जनजातियों के रूप में माना जाएगा जिन्हें भारतीय संविधान के आर्टिकल 342 के तहत इस प्रकार अनुसूची किया गया है, अनुसूचित किया गया है। ठीक है ना। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 366 का खंड 25 ये कहता है कि भारत में उन लोगों को अनुसूचित जनजाति के रूप में माना जाएगा जिन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजातियों के रूप में दर्शाया गया है या सूचित किया गया है। तो अब सवाल उठता है कि
आर्टिकल 342 में क्या कहा गया है और आर्टिकल 342 में किसको अधिकार दिया गया है कि वो किसी को अनुसूचित जनजातियां घोषित करेंगे। तो दूसरा महत्वपूर्ण आर्टिकल आपका क्या है? आर्टिकल 342, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 342। तो मैं आपको एक बार अनुच्छेद 342 के शब्द क्या है उसको पढ़ के सुनाता हूं, फिर मैं इसको आपको समझाऊंगा। आर्टिकल 342 कहता है कि वे आदिवासी या आदिवासी समूह या आदिवासी समुदाय के भाग जिन्हें भारतीय राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के बाद एक सार्वजनिक सूचना के तहत अनुसूचित जनजातियों के रूप में चिन्हित करेंगे, उन्हें भारत में अनुसूचित जनजाति माना जाएगा। ये शब्द आर्टिकल 342 में कहे गए हैं। तो आर्टिकल 342 में क्या कहे गए हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। वे कौन? आदिवासी या आदिवासी समूह, आदिवासी समूह या आदिवासी समुदाय, समुदाय या उस आदिवासी समुदाय का कोई भाग, आदिवासी समुदाय के किसी भाग, किसी भाग को राष्ट्रपति किससे सलाह करके? राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह पर, राज्यपाल की सलाह पर, संबंधित राज्य जहां अनुसूचित जनजाति घोषित किया जाना है, सलाह पर एक सार्वजनिक घोषणा के तहत अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करेंगे। ये लाइन लिखा गया है, क्लियर है? क्या लिखा गया है आर्टिकल 342 में कि वे आदिवासी या आदिवासी समूह या आदिवासी समुदाय या आदिवासी समुदाय का कोई भाग जिन्हें भारत का राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से की सलाह पर एक सार्वजनिक घोषणा के तहत अनुसूचित जनजाति घोषित करेगा, उन्हें उस राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में चिन्हित किया जाएगा, अनुसूचित जनजाति के रूप में दर्जा दिया जाएगा। क्लियर है? तो यहां आपको एक बात समझ में आ गई कि अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि अनुसूचित जनजातियों को घोषित करने को लेकर के भारतीय संविधान में कौन सा आर्टिकल है, तो आप बोलेंगे आर्टिकल 342। और वहां आपसे पूछा जाए कि किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति घोषित करने का अधिकार किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति सलाह किससे लेगा? संबंधित राज्य के राज्यपाल से। क्लियर है इतनी बात? ये महत्वपूर्ण बात है जो हमें लगा कि आपको बताना चाहिए ताकि हम आगे क्वेश्चन जब जनजातियों के रूप में करें तो आप उसको अच्छे से समझ पाएं। तो ये था जनजातियों को, किसी भी जाति को जनजाति के रूप में घोषित करने का आधार। बाकी इसके बारे में पूरी डिटेल की जनजाति आयोग क्या है, कैसे बने, वो सारी बात हम पॉलिटी वाले सेगमेंट में करेंगे। आज हम चलते हैं अपने अब आज के सवालों पे। तो आज का हमारा पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। और ऑप्शन आपके पास हैं थारू, बुक्सा, खरवार और बनरावत। तो क्लियर है कि ये चारों जनजातियां उत्तर प्रदेश में हैं, लेकिन इनमें से किस जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है? तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, कई बार पीसीएस में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे गए हैं।
तो उत्तर प्रदेश में जो थारू जनजाति है, ये थारू जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है और थारू जनजाति दीपावली को शोक उत्सव के रूप में मनाती है। तो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जो जनजाति है वो थारू है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका ए। अब यहाँ थारू जनजाति से रिलेटेड हर बार की तरह हम आपके पास पूरी डिटेल यहाँ शेयर किए हैं ताकि आपको थारू जनजाति से संबंधित जितने भी और एस्पेक्ट्स हैं वो आप क्लियर कर सकें। चलिए इसको हम देखते हैं। थारू जनजाति के लोग प्रदेश के तराई क्षेत्र में, तो पहला इंफॉर्मेशन आपके पास है कि वो कहाँ पाए जाते हैं, प्रदेश के तराई क्षेत्र में, जैसे महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच व लखीमपुर जिलों के उत्तरी भागों में निवास करते हैं। ये किरात वंश के हैं, दूसरा आपके पास इंफॉर्मेशन है, तथा कई उपजातियों, ये तीसरा इंफॉर्मेशन आपके पास है, विभाजित हैं। तो पहले ऑप्शन में आपके पास 3 इंफॉर्मेशन है जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि थारू जनजाति किस वंश के हैं, तो आप कहेंगे थारू जनजातियों का संबंध किरात वंश से। किससे है? थारू जनजातियों का संबंध किरात वंश से है। और थारू जनजाति कहाँ पाई जाती हैं? उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में, जैसे महाराजगंज में, सिद्धार्थनगर में, श्रावस्ती में, बहराइच में और लखीमपुर खीरी के उत्तरी भाग में। तो ये तीसरा इंफॉर्मेशन आपके पास है। तो पहले पॉइंट में 3 इंफॉर्मेशन जहां से क्वेश्चन आपके बनने की संभावनाएं हैं, बनी भी हैं। थारू जनजाति का संबंध किस वंश से है? तो थारू जनजाति का संबंध किरात वंश से है। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो थारू जनजाति उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में पाई जाती हैं। तीसरा इंफॉर्मेशन अगर जिलों का नाम पूछे तो महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी के उत्तरी क्षेत्र। तो इसको याद रखिएगा। दूसरे में चलिए, थारू नाम की उत्पत्ति के विषय में कुछ विद्वानों का कहना है कि ये लोग राजपुताना के थार मरुस्थल से आकर यहाँ बसे हैं, अतः थारू कहलाते हैं। तो ये पॉइंट नंबर 2 का जो इंफॉर्मेशन है कि राजपुताना के थार मरुस्थल से आने के कारण इन्हें थार कहा जाता है। अगर कथन कारण में ये क्वेश्चन आता है तो आपको इसको सही टिक करना है, क्योंकि यहां कहा गया है कि कुछ विद्वानों का कहना है। क्लियर है? थारू लोग कद में छोटे, चौड़ी मुखाकृति और पीले रंग के होते हैं। पुरुषों से स्त्रियां कहीं अधिक आकर्षक और सुंदर होती हैं। ये आपके पास विकल्प तब बन सकते हैं जब विशेषताओं को दिया जाए और विशेषताओं के आधार पर यह पूछा जाए कि इस विशेषता को धारण करने वाली इनमें से कौन सी एक जनजाति है। तो आप याद रखिएगा, थारू लोग जो है उनका कद छोटा होता है, मुखाकृति चौड़ी होती है और पीले रंग के होते हैं, ये इनकी विशेषता है। पारंपरिक थारू पुरुष जो है वो धोती पहनते हैं और बड़ी चोटी रखते हैं, जो हिंदुत्व का प्रतीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो थारू जनजाति है वो किसका प्रतिनिधित्व करती है? हिंदुत्व का। तो एक इंफॉर्मेशन आपके पास ये भी है कि हिंदुत्व का प्रतीक करती है थारू जनजाति, और इनके पुरुष वर्ग के लोग धोती पहनते हैं और बड़ी चोटी रखते हैं। तो ये भी विशेषताओं में आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थारू जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा एक सही नहीं है। पहला, थारू जनजाति का संबंध किरात वंश से है। दूसरा, थारू जनजाति के जो लोग हैं उनका कद छोटा होता है, पीले रंग के होते हैं। तीसरा, थारू जनजाति के जो पुरुष वर्ग के लोग हैं वो धोती और पहनते हैं और एक लंबी चोटी रखते हैं। और चौथा, थारू जनजाति का संबंध हिंदुत्व से है या हिंदुत्व के प्रतीक के रूप में इनको जाना जाता है। तो ये चारों विकल्प आपके सही होंगे। इनका मुख्य खाद्यान्न भोजन चावल है, ये बिल्कुल क्लियर रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसके अलावा ये दाल, रोटी, दूध, दही, मछली, मांस भी खाते हैं, लेकिन मुख्य व्यवसाय क्या है इनका? चावल। जाहिर सी बात है, तराई क्षेत्र में सबसे अधिक क्या पैदा होता है? चावल। तो तराई क्षेत्र में सबसे अधिक चावल पैदा होता है। तराई क्षेत्र चावल के लिए उपयुक्त क्षेत्र है। तो ये अंडरस्टूड है कि इनका जो मुख्य भोजन होगा वो चावल होगा। लेकिन केवल चावल अगर आपको एग्जाम में ऑप्शन दिया जाए तो गलत होगा। केवल चावल नहीं है, मुख्य खाद्यान्न चावल है। चावल के साथ ये दाल भी खाते हैं, रोटी भी खाते हैं, दूध भी पीते हैं, दही भी खाते हैं और मछली और मांस भी खाते हैं। क्लियर है? दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न जनपद में भोक्सा जनजाति, इस भोक्सा जनजाति का एक नाम और है, उसको बोलते हैं बुक्सा। तो याद रखिएगा, निम्न जनपद में भोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपका बिजनौर, आगरा, बहराइच और लखीमपुर, ललितपुर और जालौन में, मिर्जापुर और सोनभद्र। तो लखीमपुर में जो उत्तरी क्षेत्र है यहाँ क्या पाया जाता है? थारू जनजाति पाई जाती है। सोनभद्र में जो है वो खरवार साथ पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो ए,
इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, यानी कि निम्न जनपद में भोक्सा जनजाति बिजनौर और आगरा क्षेत्र में पाई जाती है। बिजनौर और आगरा क्षेत्र में जो पाई जाने वाली जनजाति है उसका नाम है भोक्सा या बुक्सा जनजाति। तो यहां हमने आपके साथ कुछ शेयर किया है, भोक्सा या बुक्सा। तो आप क्लियर रहिएगा, एग्जाम में इन दोनों में से कोई नाम आए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि हमने तो बुक्सा पढ़ा था भोक्सा आ गया, या हमने भोक्सा पढ़ा था बुक्सा आ गया। तो दोनों सेम है, कहीं कहीं भोक्सा लिख के दिया जाता है, कहीं कहीं बुक्सा जनजाति के रूप में दिया जाता है। प्रदेश के बिजनौर जिले में छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियों के रूप में ये पाए जाते हैं। तो ग्रामीण बस्तियों के रूप में जो बसावट है बिजनौर जिले में वो किनकी है? बुक्सा या भोक्सा जनजातियों की है। अधिकांश लोगों का मत है कि बुक्सा जनजाति पतवार राजपूत घराने के, अभी जैसे आपने पूछा कि वो राजपूत घराने के थार मरुस्थल से उनका संबंध जोड़ा जाता है, इसी प्रकार इनका संबंध पतवार राजपूत घराने से जोड़ा जाता है। तो ये एक इंफॉर्मेशन है जो इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। कुछ विद्वानों ने इन्हें मराठाओं द्वारा भगाए जाने के बाद यहाँ आकर बसा माना है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे आपने थारू के लिए कहा कि थारू जनजातियों का संबंध राजपूताना वंश के थारू मरुस्थल से है, उसी प्रकार इनका संबंध माना जाता है। राजपूताना वंश से इनका भी संबंध है, लेकिन कौन से? पतवार राजपूतों से संबंध इनका जोड़ा जाता है। और ये कहाँ, किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? बिजनौर जिला और आगरा क्षेत्र में। क्लियर है? अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। थारू समाज में पहले निम्न में से किस प्रकार का पारिवारिक संबंध पाया जाता था? तो पहला पितृसत्तात्मक या मातृ सत्तात्मक या मातृ पितृ सत्तात्मक या अभय सत्तात्मक। तो अगर आप एंशिएंट इंडिया पढ़े होंगे और एंशिएंट इंडिया में आपने देखा होगा, चाहे पूरा पाषाण काल रहा हो, चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन तक का रहा हो, चाहे ताम्र पाषाण काल रहा हो, वहां आप देखेंगे कि मातृ देवी की मूर्तियां बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। और ये कहा जाता है कि जनजातियों में महिलाओं की जो प्रतिनिधात्मक स्थिति है वो हम सामान्य वर्ग के लोगों से ज्यादा बेहतर है। तो जनजातीय क्षेत्र में जो सत्तात्मक है स्थिति थी पहले के जमाने में, वो कैसी थी? मातृ सत्तात्मक स्थिति थी। तो थारू समाज का एक जनजातीय समाज है और इस समाज की जो पूर्व की पारिवारिक स्थिति थी उसमें जो सत्ता थी वो माताओं के हाथ में थी। तो मातृ सत्तात्मक सत्ता रही थी थारू समाज के पहले पारिवारिक स्थिति की। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा बी। थारू जनजाति से संबंधित हमने कुछ चीजें आपके साथ फिर यहाँ शेयर किया हुआ है। थारू जनजाति में पहले संयुक्त व मातृ सत्तात्मक परिवार प्रथा थी। याद रखिएगा, पहला इंफॉर्मेशन क्या है कि थारू जनजातियों का जो परिवार था वो संयुक्त परिवार के रूप में था और उनमें जो सत्ता थी वो मातृ सत्तात्मक थी। लेकिन अब इसमें काफी बदलाव हो रहा है। थारू समाज में विवाह प्रायः बिना दहेज के होता था। ये बेहतर इंफॉर्मेशन है क्योंकि आज के जमाने में दहेज के बिना तो कोई काम ही नहीं होता है। दहेज प्रथा अपने आप में एक घुसखोरी का प्रथा है जहां वर और वधू का क्रय विक्रय एक तरीके से किया जाता है, जिसको किसी भी रूप में सपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए। अगर इस हिसाब से देखें तो थारू समाज कहीं हम जैसे आधुनिक समाजों से ज्यादा प्रगतिशील हैं। थारू समाज में विवाह प्रायः बिना दहेज के होता है। विवाह का खर्च प्रायः दोनों पक्ष मिलकर उठाते हैं। बहुत अच्छी बात यह भी है। तो इन्फॉर्मेशन जो दूसरा आपके पास इंपॉर्टेंट है वो ये है कि विवाह प्रायः बिना दहेज के होते हैं। तो थारू समाज से संबंधित जो पहला इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिला कि वो उनकी जो परिवार सत्ता है वो संयुक्त है और मातृ सत्तात्मक है। दूसरा इंफॉर्मेशन है कि विवाह प्रायः बिना दहेज के होते हैं। इनमें विवाह रस्म का संपादन भर्रा पुरोहित, याद रखिएगा, द्वारा कराया जाता है। विवाह के अवसर पर विशेष भोज का प्रचलन है। ये लोग हिंदुओं के सभी त्योहारों को मनाते हैं। तो तीन इंफॉर्मेशन आपके पास यहाँ और है कि जो थारू समाज है वहां विवाह जनजाति होते हुए रस्मों के तहत मनाया जाता है और उस रस्मों के तहत विवाह करवाने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता है? भर्रा। याद रखिएगा, क्या कहा जाता है? भर्रा कौन है? थारू जनजाति समाज में विवाह की रस्म संपादित कराने वाला पुरोहित, जैसे हमारे यहाँ पंडित जी होते हैं। दूसरा क्या है कि विवाह के अवसर पर एक विशेष भोज कराया जाता है, भोज का आयोजन किया जाता है, भोज कराने का प्रचलन है। और तीसरा यह है, अभी हमने पीछे भी पढ़ा कि हिंदुत्व का प्रतीक के रूप में थारू जनजाति को जाना जाता है। तो हिंदुओं के प्रतीक के रूप में वो हिंदुओं के सारे त्योहारों को थारू जनजाति के लोग
मनाते हैं। होली के दिनों में ये खूब उल्लास मनाते हैं। यह पर्व फाल्गुन पूर्णिमा से कई दिनों तक लगातार मनाया जाता है। इनकी अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके पास है कि इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि प्रधान है। ये लोग मुख्यतः धान की खेती करते हैं। इसके अतिरिक्त दालें, तिलहन, गेहूं, सब्जी की भी खेती करते हैं। जैसे अभी हमने पिछले आपको बताया कि जो थारू जनजाति के लोग हैं उनका मूल निवास स्थान उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में होता है। तराई क्षेत्र में होता है तो तराई क्षेत्र का सबसे प्रमुख खाद्यान्न उत्पादन प्रणाली है धान की खेती, चावल की खेती। तो थारू जनजातियों का मुख्य भोजन भी क्या होगा? चावल। लेकिन थारू जनजाति केवल चावल का भोजन करती है ऐसा नहीं है, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। हाँ, थारू जनजाति का मुख्य भोजन चावल है, लेकिन इसके अलावा ये दाल, दूध, दही, मछली, मांस को भी अपने खाद्यान्न के रूप में प्रयुक्त करती हैं। दूसरा कि जो इंफॉर्मेशन जो आपको याद रखना कि तो थारू जनजाति हैं वो जनजाति तो हैं, लेकिन उनके अर्थव्यवस्था का जो मूल आधार है वो कृषि है। तो थारू जनजातियों की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि प्रधान है, और कृषि प्रधान में उनका जो मुख्य उत्पादन है वो धान की खेती है, चावल की खेती है। लेकिन केवल चावल उत्पादित करते हो ऐसा नहीं है। मुख्य खाद्यान्न चावल है, इसके साथ वो दलहन की भी खेती करते हैं, तिलहन की भी खेती करते हैं, गेहूं का भी उत्पादन करते हैं, और सब्जी का भी उत्पादन करते हैं। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। इनका मुख्य व्यवसाय क्या है? पशुपालन, लकड़ी कटाई, शिकार, वन भूमियों से लकड़ी, जड़ी बूटी, फल फूल एकत्र करना इनका मुख्य व्यवसाय में आता है। तो पशुपालन आपको पता है, एंशिएंट इंडिया से आप पढ़ते आ रहे हैं कि पशुपालन का उद्भव प्राचीन भारत के मध्य पुरापाषाण काल से माना जाता है। तो वहां भी जनजातियां पशुपालन का उपयोग करती थी, यहाँ भी पशुपालन का उपयोग हो रहा है, और इनका जो मुख्य अर्थव्यवस्था है कैसी है? कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। तो आप थारू जनजातियों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसको क्लियर करिए। परिवार कैसा था? मातृसत्तात्मक संयुक्त परिवार। विवाह प्राय बिना दहेज के होता है। एग्जाम में आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सी जनजाति विवाह रस्म में बिना दहेज के होता है। दूसरा, विवाह का खर्च दोनों समुदाय या दोनों परिवार मिलकर उठाते हैं। विवाह रस्मों के तहत किया जाता है। उस रस्मों को करवाने वाले पुरोहित को भर्रा कहा जाता है। विवाह के समय एक विशेष भोजन का प्रचलन है, और हिंदुओं के सभी त्योहार ये मनाते हैं। होली के उत्सव को भी बहुत खूब उल्लास के साथ मनाते हैं। अर्थव्यवस्था इनकी कृषि प्रधान है, और जो मुख्य व्यवसाय में है वो पशुपालन है, लकड़ी की कटाई है, शिकार है, वन भूमियों से लकड़ी इकट्ठा करना, जड़ी बूटी, फल फूल एकत्र करना है। ये इनके मुख्य व्यवसाय में आता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? ये आपसे पूछा गया कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है। तो इसमें आप देखिए मिर्जापुर, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र जो क्षेत्र है वो जनजातीय क्षेत्र के लिए उपयुक्त है, क्योंकि जनजातीय क्षेत्रों में उन लोगों को शामिल किया गया है जो आदिवासी समूह, आदिवासी समुदाय या आदिवासी समुदाय के किसी भाग को। तो ये आदिवासी जो लोग हैं वो जल, जंगल, जमीन से संबंध रखते हैं। इनका जो मूल निवास क्षेत्र होता है वो पहाड़ी इलाका, जंगली इलाका, वनीय इलाका होता है। इस दृष्टि से देखेंगे तो सोनभद्र का जो एरिया है वो आपके लिए पूरी आदर्श स्थिति रखता है आदिवासियों के निवास और विकास को लेकर के। तो क्वेश्चन अंडरस्टूड है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों वाला जो जिला है वो कौन सा आपका? सोनभद्र में है। प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या बहुत कम है, ये बिल्कुल क्लियर है। नहीं है ये ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति हैं ही नहीं, लेकिन ये क्लियर है कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या बहुत कम है, और जितनी भी है उनमें सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है? सोनभद्र में। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या 11,34,273, यानी कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 0.6%। ये एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला इंफॉर्मेशन क्या है कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियां हैं। एग्जाम में अगर आपके पास आ जाए कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियां नहीं पाई जाती हैं तो ये विकल्प गलत हो जाएगा।
नहीं पाई जाती का मतलब आपने मान लिया कि 0, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया 0.6%। तो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियां हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत ही कम है। दूसरा इन्फॉर्मेशन आपके पास है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल अनुसूचित जनजातियों की जो संख्या का प्रतिशत है वो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का कितना है? 0.6%। राज्य के सोनभद्र जिले में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 3,85,018 सबसे अधिक है। उसके बाद बलिया में और सबसे कम बागपत में हैं। राज्य में निवास करने वाले अनुसूचित जनजातियों में थारू, बुक्सा, खरवार और सहरिया ये मुख्य जनजातियां हैं उत्तर प्रदेश की। तो यहां से आपको इंफॉर्मेशन पहला क्या मिला? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, इसको आप अच्छे से देखिए कि उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियां यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, तो बिल्कुल सही है, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। दूसरा इंफॉर्मेशन ये है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 का जो सेंसस है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनका परसेंट कितना है? 0.6% किसका? यूपी की कुल पॉपुलेशन का। तीसरा इंफॉर्मेशन यह है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियां कहां पाई जाती हैं? सोनभद्र। दूसरे नंबर पे कौन है? बलिया। और सबसे कम कहां पाई जाती है? सबसे कम कहां है? बागपत। सबसे कम कहां है? बागपत। तो आप याद रखिएगा, ये तीनों इंफॉर्मेशन पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला सोनभद्र, सबसे कम बागपत। क्लियर है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्मा लोक नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन आपके पास दिया गया है, थारू, खरवार, बुक्सा या बैगा। तो हमने कल आपसे बताया था, जब हम सांस्कृतिक परिचय की बात किए थे तो हमने वहाँ कर्मा नृत्य की बात किया हुआ था, और हमने कहा था जो कर्मा नृत्य है उसको मनाने वाली जो प्रमुख जनजाति है वो है खरवार। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी। कर्मा नृत्य संबंध जो है वो खरवार जनजाति से माना जाता है। खरवार जनजाति के बारे में हमने यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया है। खरवार को खैरवार भी बोला जाता है, ये याद रखिएगा। जैसे आपने कहा था कि बुक्सा को क्या बोला जाता है? भोक्सा। उसी प्रकार खरवार को क्या बोला जाता है? खैरवार। तो इसके दो नाम है, तो क्लियर रहिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। खरवार या खैरवार, उसी तरह जैसे बुक्सा या भोक्सा। प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र, देवरिया, बलिया, गाजीपुर जिलों में खरवार जनजाति के लोग निवास करते हैं। तो एक इन्फॉर्मेशन आपके पास ये है कि एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि खरवार जनजातियों का निवास स्थान कहाँ है, तो सोनभद्र, मिर्जापुर, देवरिया, बलिया और गाजीपुर, इन जगहों पे खरवार जनजाति के लोग पाए जाते हैं। और कर्मा सोनभद्र में, पिछले क्लास में पढ़ा था, कर्मा जो नृत्य है वो सोनभद्र से संबंधित है। और सोनभद्र के किस जनजातीय से संबंधित है? तो कर्मा नृत्य सोनभद्र के खैरवार जनजाति से संबंधित है। ये अपने को रोहतास से आया हुआ मानते हैं। तो दूसरा इंफॉर्मेशन है, कहां से आया हुआ मानते हैं? रोहतास से आया हुआ मानते हैं, और ये सूर्यवंशी मानते हैं। तो दूसरा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके पास क्या है कि खैरवार वंश के लोगों को सूर्यवंशी माना जाता है, ये क्योंकि अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं। जिस तरह आपने कहा था कि थारू जनजाति के लोग का संबंध किससे है? किरात वंश से, और उसी प्रकार खैरवार जनजाति का लोग किससे है? सूर्यवंश से। तो क्लियर रहिएगा। इनकी पारंपरिक आर्थिक गतिविधियों में कृषि, पशुपालन, शिकार आदि शामिल हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि खरवार कत्थे का व्यापार करते हैं। तो अगर एग्जाम में आपसे आता है कि कत्थे का व्यापार करने वाले जनजाति के रूप में किसे जाना जाता है, तो खैरवार या खरवार, ये कत्थे के व्यापार भी करते हैं। लेकिन इनका जो प्रमुख व्यवसाय है वो कृषि है, पशुपालन है, शिकार करना है। ठीक। इनकी उपजातियों में सूर्यवंशी, पटबंदी, दौलतबंदी, खेरी, राउत, मगौती, मोजियाली, गोंजू, अरमिया आदि हैं। तो इनमें से ये तीन आपको पूछे गए हैं कि सूर्यवंशी, पटबंदी, दौलतबंदी और खेरी, इन चारों उपजातियों का संबंध किस
जनजातीय समुदाय से है। ये एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये वाली इंफॉर्मेशन जो है लास्ट वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा कि पटबंदी, सूर्यवंशी, दौलतबंदी और खेरी, इनका संबंध किससे है? खैरवार जनजाति से है। और खैरवार जनजाति कहाँ पाई जाती है? मिर्जापुर, सोनभद्र, गाजीपुर और देवरिया बलिया में पाई जाती है। कौन सा नृत्य मनाती है? कर्मा नृत्य को मनाती है। किस वंश से संबंधित है? सूर्यवंशी। ठीक है। ये शरीर में बलिष्ठ व बहादुर होते हैं, इनकी वाणी में कर्कशता होती है। तो ये भी एक इंफॉर्मेशन है कि किस जनजाति की वाणी में कर्कशता के लिए फेमस है, तो वो है खरवारी देखी जाती है, तथा किसी शब्द का उच्चारण खींच कर करते हैं। क्लियर है? तो खरवार जनजाति के बारे में ये इंफॉर्मेशन आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। खरवार जनजातियों से संबंधित कुछ और इंफॉर्मेशन आपके पास, ये मुख्यतः हिंदू धर्म के रीति रिवाजों का पालन करते हैं। क्लियर है? और हिंदू धर्म के सभी त्योहारों को मनाने वाली दूसरी जनजाति भी आपने कौन से पढ़ा? थारू। ठीक, तो थारू की तरह खरवार और खैरवार भी हिंदू धर्म के सारे रीति रिवाज को मानते हैं। ये लोग बघौस, बसंती, दुल्हा देव, घमसान, गोरैया, शिव, दुर्गा, हनुमान, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा, आदि देवी देवताओं के अतिरिक्त जंतुओं में नाग की पूजा करते हैं। तो इनके जो प्रमुख देवता हैं वो शिव, दुर्गा, हनुमान, बघौस, बसंती, दुल्हा देव, घमासान, गोरई और साथ में नाग की पूजा भी करते हैं। तो नाग की पूजा करने वाला जनजाति कौन सा है? सोनभद्र का खरवार जनजाति। इस जनजाति के लोग मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के होते हैं। प्रारंभ में ये लोग जंगलों में शिकार, कृषि, पशुपालन और लकड़ी काटने का काम करते थे, लेकिन अब सरकार द्वारा इन क्रियाओं पर प्रतिबंध कर दिया गया है। सरकार द्वारा इन क्रियाओं पर प्रतिबंध कर दिया गया है। इन्हें मजबूर होकर भिक्षाटन करना पड़ता है, क्योंकि इनके पास कृषि योग्य भूमि नहीं है। कभी कभी इन्हें बधुआ मजदूरों के रूप में भी जीवन व्यतीत करना पड़ता है। क्लियर है? तो ये जनजातियां हैं जो वनों में रहती थीं, जिनका मुख्य व्यवसाय शिकार, कृषि, पशुपालन, लकड़ी काटने का था, लेकिन सरकार के द्वारा इन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण आज इनकी स्थिति भिक्षाटन जैसी हो गई है, क्योंकि इनके पास खेती करने के लिए खेत नहीं है और शायद इनके पास उतना कौशल नहीं है किसी और विकास को ये अपने अंदर समाहित कर सकें। तो आप क्लियर है? खैरवार जनजाति के बारे में इंफॉर्मेशन आप याद रखिएगा। बुक्सा जनजाति की सबसे पूज्य देवी कौन सी है? बुक्सा जनजाति अभी इसके पहले हमने डिस्कस किया था। बुक्सा जनजाति की सबसे पूज्य देवी चामुंडा देवी हैं, या काली माँ, धरती माँ, दुर्गा माँ। तो आप देखेंगे धरती माँ की पूजा आपका साक्ष्य मिलेगा संधो काल में। दुर्गा माँ का भी आपने देखा कि खरवार जनजातियों से है। तो इस बुक्सा जनजातियां हमेशा ऐसे देवी देवताओं की पूजा करते थे जो वनीय समुदाय को सपोर्ट करते हो, जिनका स्वरूप वनीय समुदाय का होता हो और जहां से उन्हें डर की समाप्ति के लिए साहस मिल सके। तो चामुंडा देवी जो यहाँ आपको दिखाई पड़ रही हैं, ये बुक्सा जनजातियों की प्रमुख देवी के रूप में मानी जाती हैं। बुक्सा जनजातियों के प्रमुख देवी के रूप में इनका उपासना की जाती है। चामुंडा देवी की उपासना के लिए यहाँ विशेष प्रकार के आयोजन किए जाते हैं, विशेष प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। तो बुक्सा जनजातियों की आज भी हमारे सामान्य वर्ग के घरों में भी चामुंडा देवी की पूजाएं होती हैं। चामुंडा देवी के मंदिर भी बहुत ढेर सारे हैं। तो बुक्सा जनजातियों की जो प्रमुख देवी हैं वो चामुंडा देवी है, जिनकी पूजा वो बड़े धूमधाम से और विशेष पकवान के साथ करते हैं। बुक्सा जनजातियों के बारे में कुछ हम देखते हैं। बुक्सा जनजातियों में इनकी सामाजिक स्त्रीकरण पाया जाता है। सामाजिक स्त्रीकरण का मतलब हायरार्की। तो हायरार्की को संबंध रखने वाली, हायरार्की से संबंध रखने वाली जो जनजाति हो कौन सी है? बुक्सा या बुक्सा जनजाति। बुक्सा ब्राह्मण समाज में सबसे ऊंचा स्थान रखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्षत्रिय बुक्सा, अहिर बुक्सा, नाई बुक्सा आदि होते हैं। गोत्र इनके समाज की मूल इकाई है। सभी भेदों के बाद भी ये गांव में एक साथ मिलकर रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नंबर 1 पहला कि सामाजिक स्त्रीकरण किस समुदाय के जनजातियों में पाया जाता है? तो सामाजिक स्त्रीकरण वाली जो जनजाति है वो बुक्सा जनजाति है। सामाजिक स्त्रीकरण का मतलब वर्ण भेद, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जैसे हमारे यहाँ सामाजिक स्त्रीकरण, वैसे ही सामाजिक स्त्रीकरण बुक्सा या बुक्सा जनजातियों में भी
पाया जाता है। जैसे हमारे सामाजिक स्त्रीकरण में सबसे प्रमुख स्थान ब्राह्मणों को दिया गया, उसी प्रकार बुक्सा जनजातियों में भी सामाजिक स्त्रीकरण में सबसे अधिक जो प्राधान्यता दी गई है वो ब्राह्मणों को। हमारे सामाजिक स्त्रीकरण में भी, हमारे का मतलब प्राचीन भारत का जो वर्ण भेद था उसके सामाजिक स्त्रीकरण में दूसरे स्थान पर क्षत्रिय को रखा गया। बुक्सा जनजातियों के सामाजिक स्त्रीकरण में के दूसरे स्तर पे क्षत्रियों को रखा गया। उसके बाद आप देखेंगे अहिर बुक्सा। अहिर बुक्सा का मतलब वैश्य, नाई बुक्सा आदि होते थे। दूसरा गोत्र। गोत्र की एक लंबी कहानी है, कभी एंशिएंट इंडिया के क्लास हम आपके साथ लेंगे तो हम आपको बताएंगे कि जिस गोत्र को आप जानते हैं आज एक विशेष संस्कार और विशेष जुड़ाव के साथ उस गोत्र की उत्पत्ति की कहानी कुछ और है। उस गोत्र की उत्पत्ति की कहानी कुछ और है, जिस गोत्र को आधार बना करके आज विशेष प्रकार के विभाजन या विशेष प्रकार के दंभ जैसी चीजों को ब्राह्मणवाद में कुरीतियों के रूप में शामिल किया गया। उसके आगे चर्चा करेंगे कि गोत्र की वास्तविक उत्पत्ति का मूल क्या है। तो गोत्र की जो मूल इकाई है, गोत्र का जो विशेष स्थान है या गोत्र जो शब्द पैदा हुआ वो आप देखेंगे जो वैदिक एरा है, वैदिक एरा का जो उच्च वैदिक काल है या जो उत्तर वैदिक काल है, वहां से आपकी उत्पत्ति आपको दिखाई पड़ेगी। तो गोत्र की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल से मानी जाती है, ऋग वैदिक काल से नहीं, उत्तर वैदिक काल से गोत्र की उत्पत्ति मानी जाती है। तो गोत्र को एज ए मूल इकाई के रूप में किस जनजाति समुदाय के रूप में जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा बुक्सा। बुक्सा जनजाति में जो मूल इकाई है वो कौन सी है? गोत्र। ये उनकी विशेषता है, इसको आप याद रखिएगा। पहली विशेषता क्या है? पहली विशेषता ये है कि ये सामाजिक स्त्रीकरण को प्रदर्शित करते हैं, ये सामाजिक स्त्रीकरण को मानते हैं। इनके समाज में सामाजिक स्त्रीकरण है जिसमें ब्राह्मण पहले नंबर पे, फिर क्षत्रिय हैं, फिर अहिर हैं, फिर नाई इनका स्त्रीकरण है। दूसरा गोत्र नामक मूल इकाई भी इनकी एक विशेषता है। सभी भेदों के बाद ये गांव में एक साथ रहते हैं। इनके विवाह एक अनुबंध मात्र होते हैं जो पति पत्नी में से कोई भी किसी भी समय भंग कर सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा गया है कि निम्न में से किस जनजातीय समुदाय में विवाह एक अनुबंध मात्र माना जाता है। तो विवाह को एक अनुबंध मात्र मानने वाली जो जनजाति है वो बुक्सा जनजाति है, जहां किसी भी समय पति पत्नी में से कोई भी उस विवाह अनुबंध पत्र से अपने आप को अलग कर सकता है। और विवाह को पूरे रस्मों के साथ मनाने वाली जनजाति कौन थी? अभी आपने पढ़ा था थारू जनजाति। और उस विवाह रस्म को संपादित करने वाला कौन सा था थारू जनजाति में? भर्रा, जिसको आप पुरोहित बोलते थे। इनके परिवार का स्वरूप हिंदू समाज के समान है। अधिकांश संयुक्त व विस्तृत परिवार है। तो यहां भी आपको देखिएगा संयुक्त विस्तृत परिवार है, साथ ही केंद्रीय परिवार भी है। तो परिवार यहाँ कितने प्रकार का है? संयुक्त परिवार भी है, केंद्रीय परिवार भी है जिसको न्यूक्लियर आप बोलते हैं, और विस्तृत परिवार भी है। अब धीरे धीरे उनकी संख्या वृद्धि हो रही है। किसकी? न्यूक्लियर फैमिली की। ये लोग महादेव, काली माई, दुर्गा लक्ष्मी, राम, कृष्ण की पूजा करते हैं। काशीपुर की चामुंडा देवी, ये महत्वपूर्ण है, काशीपुर की चामुंडा देवी सबसे बड़ी देवी मानी जाती हैं। इनके व्रत व त्योहार हिंदुओं के समान ही होता है, जैसे भी हमने आपको बताया था। तो ये पूजा तो दुर्गा लक्ष्मी की भी करते हैं, महादेव की करते हैं, काली माई की करती हैं, राम और कृष्ण की करते हैं, लेकिन इनकी जो कुल देवी जिसको आप बोल सकते हैं, जो सबसे बड़ी देवी है वो कौन सी हैं? काशीपुर की चामुंडा देवी, जिनके लिए व्रत त्योहार उपासना मेले विशेष पकवान की व्यवस्था के साथ उनकी पूजा अर्चना उसी प्रकार करते हैं जैसे भी हमने बताया कि हमारे समाज में भी होता है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। सन 2000 में कुल कितनी जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में शामिल किया गया? आपके ऑप्शन है 10, 11, 12, 13। सन 2003 के पहले उत्तर प्रदेश में केवल 2 जनजातियों को जनजातीय के रूप में शामिल किया गया था। तो सन 2000 के पहले 2003 अगर आपसे पूछा जाए कि सन 2003 के पहले उत्तर प्रदेश में कुल कितनी जातियों को जनजाति के रूप में शामिल किया गया, तो आप बोलेंगे केवल 2। ठीक।
सन 2003 में 10 और जातियों को जनजाति के रूप में शामिल कर दिया गया। सन 2003 के पहले 2 जातियां जनजातियों के रूप में थीं, सन 2003 में 10 को और शामिल कर दिया गया, तो सन 2003 के बाद उत्तर प्रदेश में कुल जनजातियों की संख्या कितनी हो गई? 12। यहां क्वेश्चन पूछा गया है कि 2003 में कितनी जातियों को जनजाति के रूप में सूचित किया गया, तो वो है 10 जातियों को जनजाति के रूप में शामिल किया गया था सन 2003 में। और 2003 से पहले कितने थी? केवल 2। कौन कौन सी? थारू और बुक्सा। केवल 2 जातियां थारू और बुक्सा सन 2003 के पहले जनजातियों के रूप में शामिल थी। तो हमने यहां लिखा हुआ प्रदेश में सन 2003 से पूर्व केवल 2, कौन कौन? थारू और बुक्सा को ही अनुसूचित जनजाति के रूप में दर्जा प्राप्त था। तो अनुसूचित जनजाति के रूप में दर्जा प्राप्त करने वाली 2003 से पूर्व केवल 2 जनजातियां थी, कौन सी? थारू और बुक्सा। सन 2003 में केंद्र सरकार ने प्रदेश के 10 में कौन? पहले गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड, पहले में इनको, फिर खरवार, खैरवार, सहरिया, पहरिया, बैगा, पंखा, पनिका, अगरिया, पठारी, चेरे, भुइया और भुनिया, कुल 10 जातियों को अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में शामिल कर दिए। तो 2003 से पहले कितने थे? 2। कौन कौन से थे आपको बताया? थारू जो तराई क्षेत्र में रहती है, बुक्सा जो सोनभद्र मिर्जापुर क्षेत्र में पाई जाती है। सन 2003 में कितने शामिल कर दिए गए? 10। और कौन कौन से? गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगोंड, खैरवार, सहरिया, पहरिया, बैगा, पंखा, अगरिया, पठारी, चेरे, भुइया और भुनिया। ये नाम आप याद रखिएगा क्योंकि आपसे एग्जाम पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा एक उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में नहीं आता है, तो आप ये याद नाम रखिएगा। तो अब इस वर्तमान में कुल कितने हैं? 12 जनजातियां उत्तर प्रदेश में हैं जिनको अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचित किया गया है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सुमेल किए जाने का है और हमने आपसे कहा था कि जब सुमेल किए जाने वाले क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करिए। एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करते ही आपके सामने आपके सवाल का जवाब आ जाएगा। सूची 1 में कुछ अनुसूचित जनजातियां दी गई हैं, फिर दूसरे में दिया गया कि वो किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। चलिए देखते हैं। पहले में दिया खरवार, खैरवार मिलते हैं, दूसरे में सहरिया मिलते हैं, तीसरे में पहरिया कहाँ मिलते हैं, और चौथा है पंका, पनिका कहाँ मिलते हैं। तो देखिए खैरवार और खरवार अभी हमने कुछ देर पहले बात किया कि वो कहाँ मिलते हैं? सोनभद्र में। सोनभद्र और चंदौली क्षेत्र इनका है पूरा, सोनभद्र चंदौली क्षेत्र है, यानी कि A का 1। अब ऑप्शन ये कहता है कि A का 1 जहां होगा वो आपका विकल्प होगा, जहां A का 1 नहीं होगा आपका विकल्प नहीं होगा। तो ऑप्शन A का 1 हम ढूंढते हैं कहाँ है? ऑप्शन A का 1 ऑप्शन A में है, बिल्कुल सही है, ये आपका विकल्प हो सकता है। ऑप्शन B में A का 1 है, नहीं, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन C में A का 1 है, नहीं, तो आपका ये आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन D में A का 1 है या नहीं, तो नहीं, ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। तो देखिए एलिमिनेशन मेथड से अगर आपको कोई भी एक इन्फॉर्मेशन पता हो तो आपको बाकी 3 पे जाने की जरूरत नहीं है, आपके सवाल सही होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में आप एलिमिनेशन मेथड लगाइए, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ए का मतलब क्या? खरवार और खैरवार कहाँ पाई जाती हैं? चंदौली और सोनभद्र क्षेत्र में। सहरिया कहाँ पाई जाती है? ललितपुर क्षेत्र में। पहरिया कहाँ मिलती है? सोनभद्र क्षेत्र में। पंखा या पनिका कहाँ मिलते हैं? मिर्जापुर क्षेत्र में। और ये वही जनजातियां हैं जिनको 2003 में शामिल किया गया है उत्तर प्रदेश के जनजातीय श्रेणी में। तो हमने देखो ये आपको यहाँ दिया हुआ खरवार, खैरवार, सोनभद्र, चंदौली, सहरिया, ललितपुर, पहरिया, सोनभद्र और पंखा, पनिका, मिर्जापुर। अब आज का हमारा अंतिम सवाल, इसकी चर्चा अब हम पहले कर चुके थे। देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया। सूरजबंदी, पटबंदी, दौलतबंदी, खेरी, राउत, मगौती, मुझाइली, गोंजू, अरमिया, ये सब
उपजातियां हैं, अभी हमने इसके पहले आपसे बात किया था, ये सब क्या हैं? उपजातियां हैं। वहां चर्चा भी की थी कि इस पे क्वेश्चन बन चुका है, और हमने कहा था अभी कुछ मिनट पहले हमने आपसे शेयर किया था कि इनमें से 3 सूरजबंदी, पटबंदी, दौलतबंदी और खेरी, ये तीनों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये क्वेश्चन है कि ये सब कब किसकी उपजातियां हैं? तो भी हमने आपके सामने कुछ देर पहले बताया था कि ये सब उपजातियां किसकी हैं? खरवार वंश की। तो खरवार वंश की उपजातियां ये सब हैं जो हम आपके सामने इसके पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए, सूरजवंशी, पटबंदी, दौलतबंदी, खेरी, राउत, मगौती, मुझाइली, गोजू, अरमिया आदि उपजातियां किस जनजात संबंधित हैं? खरवार जनजात से। खरवार हिंदू धर्म को मानते हैं। इनका प्रमुख नृत्य कौन सा है? कर्मा। और ये कहाँ है? सोनभद्र। कहाँ पाए जाते हैं? सोनभद्र में। क्लियर है? तो कर्मा किसका लोक नृत्य है? खरवार का। खरवार का जो वंश है वो कौन सा है? सूरजवंशी। तो खरवार किस वंश से संबंध रखते हैं? सूर्यवंशी है। खरवार किससे संबंध रखते हैं? सूर्यवंशी। ठीक है ना? जैसे थारू किससे रखते हैं? किरात वंश से। इसी तरह खरवार का संबंध किससे माना जाता है? सूरज वंश से। उसी वंश के आधार पर इनकी कुछ उपजातियां भी हैं। सूरजवंशी, पटबंदी, दौलतबंदी, खेरी, राउत, मगौती, मुझाइती, ये सब उपजातियां हैं खरवार की। खरवार सोनभद्र क्षेत्र में पाई जाती है और खरवार हिंदू धर्म को संबंध रखती है। और खरवार का जो प्रमुख नृत्य वो कौन सा है? कर्मा। अच्छा, खरवार को एक नाम से और जाना जाता है, हमने अभी आपको बताया, उसको खैरवार भी बोला जाता है। तो याद रखिएगा, कहीं कंफ्यूज नहीं, खरवार या खैरवार। कब शामिल किया गया इनको? तो ये भी क्लियर रखिए कि जनजात के रूप में इनको 2003 में शामिल किया गया है। 2003 से पहले ये जनजात के रूप में शामिल नहीं थे। क्यों? क्योंकि 2003 के पहले केवल 2 ही जातियों को जनजाति का दर्जा उत्तर प्रदेश में प्राप्त था। वो थे कौन कौन? थारू और बुक्सा। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर में कुल 9 क्वेश्चन रहे। 9 क्वेश्चन के माध्यम से हमने पूरा अनुसूचित जनजातियों से संबंधित जितने क्वेश्चन हैं वो आपके साथ डिस्कस किया। उनके सारे डिटेल एक्सप्लेनेशन आपके साथ शेयर किया। उन एक्सप्लेनेशन में हमने आपको ये भी बताया कि किसको आपको विशेष रूप से याद रखना है, और साथ ही ओरली हमने आपको ये भी डिस्कस किया कि उनसे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। आप इस सब्जेक्ट पे, इस टॉपिक पे इतना चीज़ों को अच्छे से कवर करिए। ये डिटेल जो भी है PDF वो आपके हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ से आप इसको अच्छे तरीके से कवर करके रिवाइज कर सकते हैं। जो भी आपके सवाल हो किसी भी सेगमेंट को लेकर के, केवल यूपी स्पेशल को लेकर के नहीं, UPSC और UPPCS, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित किसी भी प्रश्नों की, किसी भी इंफॉर्मेशन को लेकर के, किसी भी समस्या को लेकर के आप हमसे मिल सकते हैं। आप हमसे मिलने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हमें संपर्क कर सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़ सकते हैं, आप हमारे जो ऐप है भूमि एजुकेशन के नाम से, जिसका लिंक अभी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ का डिस्कशन बॉक्स में क्वेश्चन डाल करके भी आप हमसे मिल सकते हैं। नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आप हमारे संस्थान जो भूमि IAS के नाम से है, वृंदावन सेक्टर 7A459 लखनऊ में, वहाँ करके आप हमसे विजिट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। आपके संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की संपूर्ण तैयारी से संबंधित किसी भी प्रश्नों के जवाब के लिए हमारा संस्थान पूरी तरह आपके साथ तैयार है। आप कभी भी हमसे मुलाकात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। और आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन और है कि 4 अक्टूबर 2021 से शाम 3 बजे से, 4 अक्टूबर 2021 से शाम 3 बजे से भूमि IAS संस्थान के फेस टू फेस ऑफलाइन बैच नए तरीके से स्टार्ट हो रहा है। 4 अक्टूबर से नया बैच हमारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ स्टार्ट हो रहा है। आप सभी आमंत्रित हैं, आइए क्लास ज्वाइन करिए। अच्छे तरीके से हम आपको बहुत डिटेल में चीज़ों को कंप्लीट कराएंगे। हमारे यहाँ पर डे क्लास होती है। क्लास के बाद एक क्वेश्चन हम मेंस का आपके देते हैं अभ्यास के लिए। अगले दिन क्लास के पहले आधे घंटे में हम उस क्वेश्चन की आंसर राइटिंग फ्रेमिंग कराते हैं। हर सैटरडे को आपका एक कंप्लीट टेस्ट होता है प्री का, एक कंप्लीट टेस्ट होता है मेंस का, और नेक्स्ट मंडे को उस मेंस का भी आंसर राइटिंग हम कराते हैं। साथ में महीने में हम एक मॉक इंटरव्यू भी आपका शेड्यूल करते हैं। तो इस तरीके से पूरी डिटेल तैयारी, पूरे चारों तरफ से सर्वांगीण विकास हम आपके करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आप आइए, 4 अक्टूबर से हमारी क्लास हो रही है। रजिस्ट्रेशन हमारा स्टार्ट है।
रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करके रजिस्ट्रेशन अपना करा सकते हैं। आप संस्थान विजिट करिए, हमारी क्लास को देखिए, अपनी संतुष्ट होइए, एडमिशन लीजिए। हम आपके उज्जवल भविष्य के लिए निरंतर प्रयासरत हैं और आपके साथ लगातार लगे रहेंगे। अगली क्लास हम मिलेंगे चैप्टर 6 में, वहाँ हम देखें कुछ नए मुद्दों को। तब तक आप इसको पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। किसी भी समस्या के लिए जैसा हमने बताया उनसे संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।